दोस्तों नमस्कार। सामान्य तो सब कुछ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो घटनाक्रम जिन जिन देशों में हो रहे हैं उस पर भारत ने खामोशी बरती हुई है। भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर भी मौजूदा सरकार ने खामोशी बरती हुई है। इस दौर में देश के भीतर भी जो मुद्दे हैं उस पर भी सरकार बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं रही है। यानी सब कुछ सामान्य भारत के भीतर है क्या? यह सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि सिल्वर स्क्रीन पर अक्सर इस दौर में जो फिल्में बनती हैं वह इस दावे के साथ बनती है कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और हाल ही में एक फिल्म आई धुरंधर, जिसको लेकर कहा गया और फिल्म के भीतर बकायदा इस देश की घटनाओं को लेकर उस फुटेज को भी दिखाया गया जो फुटेज आतंकवादी हमलों से जुड़े हुए थे। और उस दौर में जो अधिकारी इस देश को संभाले हुए थे उन अधिकारियों में सबसे ज्यादा केंद्रित इस फिल्म के भीतर जो शख्स थे वह इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर सान्याल, यानी उस वक्त अजीत डोभाल। उन्हीं के हूबहू चेहरे के अनुरूप एक कलाकार को गढ़ा गया। स्क्रीन पर जो चीजें चल रही थी उस दौर में भारत हर जगह आतंकवादी हमलों के मद्देनजर जो नाकाम हो रहा था, उस नाकामी की वजह उस दौर में शीर्ष नेतृत्व शायद था, या शीर्ष नेतृत्व ही कोई फैसला ले पाने की स्थिति में नहीं था। इसीलिए सिल्वर स्क्रीन पर रेंगते हुए कलाकार के ये डायलॉग कि कभी तो एक सही शख्स आएगा, यह हर जहन में चला गया, क्योंकि वही शख्स जो आईबी डायरेक्टर 2004-5 में भारत के थे, अजीत डोभाल, वो 2014 में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो गए। लेकिन बात आज यहीं से शुरू होती है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उस वक्त इस देश के युवाओं को संबोधित कर रहे हैं जिस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। दुनिया के भीतर सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले प्रधानमंत्रियों की कतार में मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। इस देश के भीतर मुश्किल हालात जो युवाओं के सामने हैं, उन युवाओं को मुद्रा योजना के तहत सबसे ज्यादा पैसा देना, या कहें सबसे ज्यादा युवाओं को पैसा देना। और हैरत में मत आइए, इस देश के भीतर युवाओं समेत ना जाने कितने लोगों को तकरीबन 33 लाख करोड़ रुपए बांटे गए। उन युवाओं की तादाद कितनी भी होगी, लेकिन कुल खाते जो थे या खाते जो हैं वो तकरीबन 54 करोड़ हैं। यानी इस देश के भीतर हर दूसरा तीसरा शख्स मुद्रा योजना से पैसा पा चुका है, क्योंकि इस देश के भीतर युवाओं के सामने रोजगार का संकट है। लेकिन इस संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कहते हैं। तो ऐसे में दिल्ली में विवेकानंद जयंती के मौके पर विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग की शुरुआत आज हुई। भारत मंडपम में 3000 के करीब युवाओं की मौजूदगी। हालांकि प्रधानमंत्री 12 तारीख को समापन समारोह में बोलेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत जब आज हुई तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ही सामने आए। तो एक क्षण के लिए धुरंधर फिल्म के भीतर जो अधिकारी सान्याल हैं, जो आईबी डायरेक्टर के तौर पर हैं, और उस पद पर बैठकर वो उस दौर में जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसकी पुष्ट जानकारी होने के बावजूद भी वो हमले हो जाते हैं, क्योंकि नेतृत्व कोई निर्णय ले नहीं पाता है। तो ऐसे में मौजूदा वक्त जब भारत हर आतंकवादी हमले का जवाब दे रहा है, यह अलग मसला है कि इस दौर में बांग्लादेश के भीतर जो हो रहा है उसमें प्रतिक्रिया स्वरूप जो विदेश मंत्रालय है वह भी जब प्रतिक्रिया देता है तो वह हिंदू शब्द नहीं कहता है, वो माइनॉरिटीज शब्द कहता है। और हिंदू शब्द को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुले तौर पर कहते हैं, इस पर कोई खामोशी कैसे बरस सकता है? वो अलग पर्सपेक्टिव में हो सकता है, लेकिन आज महत्वपूर्ण तो यह है क्या इस दौर में प्रधानमंत्री की खामोशी के बीच
प्रचार की कमान, या देश को डिफेंड करने की कमान, या फिर जवाब देने की परिस्थिति, या फिर इस देश के भीतर युवाओं को किस राह पर कैसे चलना है इसको बताने की परिस्थिति में कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल अब उसी तर्ज पर सामने आ गए जैसे वो सिल्वर स्क्रीन पर उनकी छवि लिए हुए एक कलाकार डायलॉग बोल रहा था। आप कहेंगे यह कैसे संभव है? दुनिया के भीतर हो रहे युद्ध को लेकर क्या नजरिया हो सकता है? भारत ने बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया दी। वेंजुला में जो हुआ, ईरान में जो हो रहा है उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया इस रूप में नहीं दी है सिवाय इसके कि वहां 10,000 भारतीय हैं और वहां पर दूतावास उनसे संपर्क में है। कोलंबिया को लेकर जो धमकी दी गई, ग्रीनलैंड को लेकर जो खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा और कहते कहते यहां कह गए कि दरअसल हम अगर उस पर कब्जा नहीं करेंगे तो रूस और चीन कर लेगा। वही रूस और चीन जिसके साथ इस वक्त भारत ब्रिक्स में भी साथ खड़ा है, एससीओ में भी साथ खड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संबंध भी बेहद मजबूत इन्हीं दो देशों के साथ हो चले हैं। और वो तमाम प्रतिबंध जो 5 बरस पहले चीन पर लगाए गए थे, अब तो उसको भी हटाने की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चली है। लेकिन भारत सरकार या कहें मोदी सरकार या कहें खुद प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया इस दौर में नहीं दी है। प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ पे हैं। सोमनाथ में 1000 बरस जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, 1000 बरस पूरे हुए हैं। तो बहरहाल लौटिए दोबारा उसी पटरी पर जो इस देश के सामने क्या मुश्किल हालात हैं, क्योंकि एक डर तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर जहन में है कि अगर अमेरिका भारत को डिस्टर्ब करना चाहे तो क्या वो कर सकता है, या भारत के भीतर जिस तरीके से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जेनजी से कहा कि आप समझिए, तो क्या वो खड़ा हो सकता है? इस दौर में युवाओं के सामने जो सवाल हैं उन सवालों को लेकर क्या वो समाधान के रास्ते में जो पेपर लीक से शुरू होता है, रोजगार ना मिलने को लेकर होता है, हाथ में डिग्रियां हैं लेकिन कोई काम नहीं है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, बड़े मुश्किल हालात हैं। और इस दौर में इस देश के भीतर जिनकी उम्र 15 से 29 बरस के बीच है, वो आंकड़े भारत के भीतर बतलाते हैं कि लगभग 37 से यानी 37 टू 42 करोड़ युवा जिनकी उम्र 15 से 29 बरस के बीच है, यह संख्या है। यूरोप के कई देश इस जनसंख्या में समा जाएं और दुनिया के कई देशों की जनसंख्या को पार करती हुई सिर्फ जेनजी की तादाद इस देश के भीतर जो है, क्या उसी परिस्थिति के बीच विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग जो 2026 का आज दिल्ली में शुरू हुआ और उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने कहा, कई बातों का जिक्र किया, लेकिन हमें लगता है बात की शुरुआत तो नेपोलियन बोनापार्ट के उस कथन से आज होनी चाहिए जिसका खुले तौर पर जिक्र नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने किया। नेपोलियन बोनापार्ट का यह कथन था, 100 मेमने लेकिन उसका लीडर अगर शेर होगा तो उससे डर लगेगा, लेकिन 100 शेर होंगे लेकिन उसका लीडर अगर मेमना होगा तो कोई डर नहीं लगेगा। यह संकेत की भाषा जरूर है, लेकिन एक एक कदम आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि पहली बार देश के एनएसए उस पॉलिटिकल तर्ज पर इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर और इस देश की नीतियों को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय और देश के भीतर की परिस्थितियों को लेकर जिन बातों को कह गए वो सिर्फ संकेत नहीं है। तो शुरुआत इसी बात से। नेपोलियन एक बात कहता था, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ 1,000 lions led by a sheep, but I am afraid of 1,000 sheep led by a lion. अगर हम 3,000 लॉयन पैदा कर दें, नेपोलियन कहता था मुझे 1000 शेरों की फौज से डर नहीं लगता अगर उसका नेतृत्व तो एक भेड़ का बच्चा कर रहा हो, लेकिन अगर भेड़ों की फौज होगी पर अगर भेड़ों की फौज का भी नेतृत्व करने वाला एक शेर होगा तो मुझे उससे बहुत डर लगता है। दुनिया के हर देश के भीतर यह प्रतिक्रिया है कि भारत
उस मौके पर खामोश क्यों है जिस मौके पर पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर दुनिया में खत्म होते लोकतंत्र, यूनाइटेड नेशन की साख और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पड़ती हुई दरारों के बीच कौन कहां पर खड़ा है जब यह तय हो रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों खामोश हैं? क्योंकि एक दो बार नहीं, कई मौकों पर और आज भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं ही हूं जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया। एक दो नहीं, 8 युद्धों का जिक्र किया। लेकिन बात आज इसकी नहीं है। बात तो यह है कि पहली बार पॉलिटिकल तौर पर एनएसए की मौजूदगी इस देश के युवाओं के सामने है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की खामोशी को अगर पूरी दुनिया देख रही है तो आज एनएसए ने बहुत साफ तौर पर कहा कि दुनिया में युद्ध और संघर्षों को अगर आप देखिएगा तो बहुत साफ तौर पर नजर आता है कि कुछ देश दूसरों पर अपनी इच्छा थोपना चाहते हैं, इसके लिए अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर कोई देश इतना शक्तिशाली है कि कोई उसका विरोध ना कर सके तो वो हमेशा स्वतंत्र रहेगा। लेकिन अगर संसाधन और हथियार हो पर मनोबल ना हो तो सब कुछ बेकार हो जाता है। दरअसल इसी संदर्भ में नेपोलियन बोनापार्ट के उस कथन का जिक्र एनएसए ने किया है। लेकिन अगला सवाल यह है कि क्या वाकई इस वक्त या बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जिस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और देश के भीतर जिन मुद्दों को संभाले हुए थे, वो मुद्दे इस दौर में क्या उनके हाथ से डिरेल तो नहीं हो गए और अब एनएसए को सामने तो नहीं आना पड़ गया? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकायदा भारत के रेफरेंस को लेकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने मौजूदा वक्त की परिस्थितियों को खाके के तौर पर खींचा भी। उन्होंने कहा कि आज का स्वतंत्र भारत हमेशा से उतना स्वतंत्र नहीं था। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बड़े बलिदान दिए, अपमान झेला, बेबसी के दौर से गुजरे हैं, कई लोगों को फांसी हुई, गांव जलाए गए, सभ्यता को नुकसान पहुंचाया गया। तो इसीलिए वो उन युवाओं से आग्रह कर रहे हैं कि भारत के हर युवा के अंदर एक आग होनी चाहिए। बदला तो नहीं, लेकिन एक प्रतिरोध तो होना ही चाहिए, यानी ताकतवर होने का एहसास, जिससे वो इतिहास बदल सकता हो और इस देश को उस मुकाम पर वापस ला सकता हो जहां पर अपने अधिकार हो, अपने विचार हो, विश्वास हो और उसके आधार पर महान भारत का निर्माण कर सके। तो क्या मौजूदा वक्त की परिस्थितियों के भीतर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अब खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में कौन अगुवाई करेगा, यह युवा आप समझ लें और युवा उस नजरिए से अब समझना शुरू कर दें, क्योंकि मौजूदा वक्त में मनोबल बनाए रखने के लिए लीडरशिप जरूरी होती है और फिर एक झटके में मौजूदा वक्त की लीडरशिप को लेकर बहुत साफ तौर पर अजीत डोभाल यह कहने से कतराते बिल्कुल नहीं है कि आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, ऐसा लीडर जिसने 10 सालों में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि देश कहां से कहां चला गया। और बात चूंकि विकसित भारत की है तो अब विकसित भारत तो होगा, वो ऑटो मोड में है, यानी इस देश के भीतर हालात, वो पर्यावरण को लेकर हो, वो जलवायु को लेकर हो, वो एजुकेशन को लेकर हो, वो हेल्थ सेक्टर को लेकर हो, वो पर कैपिटा इनकम को लेकर हो, इस देश की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के भीतर जो पूरा खांचा एक संविधान में दर्ज है, उससे हटकर जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उसमें उसी तर्ज पे जिस तरीके से फिल्म के भीतर इंतजार था कि कोई आएगा, कमोवेश अब वो आ चुका है, उसका एक नया चित्रण नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल कुछ इस तर्ज पर करते हैं। और उसके लिए चाहिए नेतृत्व। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि देश में ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा नेतृत्व जिसने 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचाकर एक ऑटो बोर्ड में ले आए हैं। उनकी कमिटमेंट, उनकी मेहनत, उनकी टोटल डेडिकेशन हम सब के लिए एक आदर्श हुआ है। देखिए, यहां आपके जहन में 2-3 सवाल तो होंगे कि दिल्ली में अगर यंग लीडर डायलॉग हो रहा है तो इसका उद्घाटन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने क्यों किया? गृह मंत्री अमित शाह भी कर सकते थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कर सकते थे,
कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी कर सकते थे। बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष जो कार्यकारी हैं वह तो बिल्कुल युवा हैं, नितिन नवीन, वह भी कर सकते थे, या बीजेपी के जेपी नड्डा भी कर सकते थे। सरसंघचालक मोहन भागवत को भी बुलाया जा सकता था। यानी पॉलिटिकल तौर पर और पॉलिटिकल विचारधारा के तौर पर जो पूरी कतार है, उस कतार ने इस देश के भीतर जिन भी मुद्दों को रखा है, जिस तरीके से रखा है, उसमें 11 बरस के गवर्नेंस के तौर तरीकों में यह एहसास बार बार हर नेता ने कराया है कि दरअसल 2014 के बाद दुनिया बदल चुकी है। कम से कम भारत के भीतर की तो बिल्कुल बदल चुकी है। बहुत सारी चीजों पे हालांकि सत्ता कुछ कहती नहीं है। उसे पता है कि दरअसल 2014 तक भारत ने जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ था, वो अगर 30, 40, 45, 50 लाख करोड़ था तो बढ़ते बढ़ते 200 लाख करोड़ पार कर चुका है। उस वक्त जो डॉलर के मुकाबले रुपया था वो 60 रुपए तक को छू नहीं पा रहा था, और इस वक्त 90 पार हो जाता है। इस दौर में पर कैपिटा इनकम कम हो गई है। इस दौर में किसानों की आय कम हो गई है, लागत बढ़ गई है। इस दौर में कॉरपोरेट के हाथों में सरकारी योजनाएं चली गई। इस देश के भीतर में जो पब्लिक सेक्टर चल रहा था उसमें भारी कमी आई। मंत्रालयों का काम निजी हाथों में दिया गया, कॉरपोरेट का नेटवर्क बढ़ता चला गया और इकोनॉमी का पूरा खांचा उसी कॉरपोरेट के इर्द गिर्द है। लेकिन इसका जवाब नहीं है। तो क्या इस दौर में एनएसए की मौजूदगी उन तमाम नेताओं के वक्तव्यों की कोई जमीन नहीं होती है और उसकी कोई साख नहीं है पॉलिटिकल तौर पे, तो क्या इसके लिए उद्घाटन के पहले वक्ता के तौर पर मौजूदगी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की कराई गई, जिससे कम से कम एक मजबूती तो लगे कि इस देश के भीतर जो मुद्दे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जो खामोशी है उसका कोई जवाब दे सकता है तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही दे सकता है। यहां यह भी याद रखना होगा कि इससे पहले अगर याद कीजिएगा तो मेरे ख्याल से 11 जुलाई का वक्त था वो, जब आईआईटी मद्रास का 62nd कन्वोकेशन हो रहा था। उसमें एनएसए अजीत डोभाल को बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में बोला था। लेकिन आखिरी में उन्होंने विकसित भारत का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत 2047 में यानी आजादी के जब 100 बरस पूरे हो जाएंगे तब भारत विकसित हो जाएगा। और उस वक्त उन्होंने एक डाटा रखा था और कहा था कि भारत की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर की होगी, जो आज की तारीख में 4 ट्रिलियन डॉलर पार कर रही है। उस वक्त प्रति व्यक्ति आय जो होगी लगभग 22,000 डॉलर होगी, यानी तकरीबन 22 लाख के लगभग हर प्रति व्यक्ति आय होगी। यानी बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिहाज से प्रति व्यक्ति आय मौजूदा वक्त में भी 2 लाख पार है। लेकिन हकीकी तौर पर इस देश के लगभग 95% लोगों की आय का एवरेज निकालिएगा तो वो 1 लाख भी नहीं छू पाता है। 90% की आय जो है वो 60, 70, 75 हजार के बीच हांफती हुई नजर आती है। तो जो गैप और असमानता है वो व्यापक हो गई है। इसको बकायदा एनएसएसओ ने माना है, वर्ल्ड बैंक ने भी माना, आईएमएफ ने भी माना, यूनाइटेड नेशन ने भी माना है। इस असमानता का मतलब है कि भारत के रहने वाले जो नागरिक हैं वो बेहद गरीब हैं। वो कॉरपोरेट जो है उसकी नेटवर्थ लगातार बढ़ती चली गई है। लेकिन बात तो उस विचारधारा और उस सोच की है, उसको किस तरीके से रखा जाए जिससे मौजूदा वक्त में सरकार और सत्ता की खामोशी को ढका जा सके। शायद इसीलिए हिंदुत्व के आश्रय तो नहीं, लेकिन एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को टटोलते हुए बकायदा एनएसए ने इस बात का जिक्र किया। और उन्होंने एंडरसन की एक किताब है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, जिसका जिक्र किया। इसके दायरे में 19वीं सदी तक भारत या एशियाई कंट्रों की जो इकोनॉमी थी उसका जिक्र किया। हालांकि एंडरसन ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कैसे जो पुरानी सभ्यताएं थी वो दोबारा से आने वाले वक्त में कैसे डेवलप हो सकती है। ये तो नहीं कहा, लेकिन एंडरसन की किताब का जिक्र करते हुए भारत की इकोनॉमी, चीन की इकोनॉमी, यह आने वाले वक्त में कैसे जा सकती है इसका जिक्र जरूर किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के भीतर मौजूदा स्थिति में यह भी कहा गया कि हमारी सभ्यता तो बहुत विकसित थी, हमने किसी के मंदिर को नहीं तोड़ा, हम कहीं लूटने नहीं गए, हम किसी दूसरे देश या लोगों पर हमला हमने नहीं किया, लेकिन हम अपनी सुरक्षा और खुद को लेकर आने वाले खतरों को समझने में नाकाम रहे। मौजूदा वक्त में उसे समझ रहे हैं और सत्ता शासक
इस हकीकत को जानते हैं। इसीलिए शायद ये वक्त भारत की ताकत, भारत के अंतर्राष्ट्रीय एहसास, भारत की उस मजबूती का है। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। दरअसल इस ताकत का एहसास एनएसए को तो है, मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी को भी होगा, गृहमंत्री अमित शाह को भी होगा, लेकिन समझना यह होगा कि हम अमेरिका या ईरान का जिक्र यहां नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बांग्लादेश का जिक्र करना चाहते हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं कहे, गृहमंत्री अमित शाह ने खामोशी बरती। जो विदेश मंत्रालय है उसके प्रवक्ता जो सामने आते हैं, और कल भी जब वो सामने आए तो उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे हमले का जिक्र नहीं किया, माइनॉरिटीज को लेकर जिक्र किया। और माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ बांग्लादेश के भीतर हिंदू नहीं होता है, क्रिश्चियंस भी होते हैं। जैसे भारत के भीतर माइनॉरिटीज का मतलब हिंदुओं के अलावे तमाम दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोगों की मौजूदगी है, लेकिन भारत के भीतर माइनॉरिटी शब्द सीधे तौर पर मुस्लिम शब्द से जुड़ता है, और बांग्लादेश के भीतर भी वह हिंदू शब्द से जुड़ता है, लेकिन सरकार उस पर खामोशी बरतती है। तो क्या कोई वाकई इस दौर में एक संकट है? क्योंकि बांग्लादेश के संबंध इस दौर में पाकिस्तान से बड़े मजबूत हो चले हैं। पाकिस्तान के साथ चाइना के संबंध बड़े मजबूत हैं। चाइना को लेकर रशिया बहुत संवेदनशील है, रशिया को लेकर ईरान भी संवेदनशील है, और ईरान रशिया को एक अपने ढाल बना रहा है। इस दौर की पूरी अगर स्ट्रेटजी को आप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर समझ रहे हैं तो उसमें यह जानना होगा कि भारत इजराइल के करीब है। इजराइल पूरे तरीके से अमेरिका के साथ है, या अमेरिका के लिए ही है, या अमेरिका का सबसे ब्लू आइड बॉय की तरह है। नेतान्याहू की वो पहचान है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने नेतान्याहू से बात की, इजराइल से नहीं, भारत की तरफ से ये, या कहें पीएमओ की तरफ से जारी है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा हां हमने नेतान्याहू से बातचीत की है। उसी वक्त बातचीत की जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे थे, या अमेरिकी राष्ट्रपति के जरिए जो उनके अपने कैबिनेट के लोग कह रहे थे, वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमसे बात नहीं की, इसीलिए ये पूरी ट्रेड डील डगमगा गई और नाराज है ट्रंप। इसका जवाब नहीं दिया गया, उल्टे कहा गया भारत की तरफ से कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 बार बात की है। जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो अब इन परिस्थिति के भीतर डर क्या है, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया नहीं होकर एनएसए की प्रतिक्रिया, और दूसरी तरफ सरकार में विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया जो बांग्लादेश को लेकर देता, सुन तो लीजिए, वो सिर्फ माइनॉरिटी शब्द कह रहा है। We continue to witness a disturbing pattern of recurring attacks on minorities that you referred, as well as their homes and establishments, business establishments by extremists in Bangladesh. Such communal incidents need to be dealt with swiftly and firmly. We have also observed a troubling tendency to attribute such incidents to personal rivalries, personal vendettas, political differences and other extraneous reasons. Such disregard only emboldens the extremists and the perpetrators of such crimes and deepens the sense of fear and insecurity among the minorities. खास बात तो यह है कि एक तरफ सरकार का रुख और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का विजन, यह दोनों टकरा रहे हैं या एक दूसरे के लिए ढाल बनकर मौजूदा संकट से आंख मूंद रहे हैं, यह सवाल तो है। और यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि भारत के भीतर इस वक्त
जो लगभग 37 करोड़ से 42 करोड़ के बीच के युवा हैं, उनके सामने एक गहरा अंधियारा गलियारा तो है। वो रास्ता किधर जाता है वो नहीं जानते हैं। यह अलग मसला है कि अब उन युवाओं में से 3000 युवाओं को यंग लीडर डायलॉग के बीच में प्रधानमंत्री भी 12 तारीख को संबोधित करेंगे, लेकिन एनएसए जब संबोधित कर रहे हैं तो है उनके जहन में इस देश के भीतर यंग वर्कफोर्स जो है, जिसके पास काम नहीं है, वो सबसे बड़ी तादाद में है। तकरीबन 12 करोड़ युवाओं के पास काम ही नहीं है। इस देश के भीतर लगभग 16 करोड़ युवा प्रवासी होकर अपने घरों को छोड़कर दूसरे राज्यों में रोजगार कर रहे हैं। और तो और इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर युद्धरत देशों में भी भारत अपने युवाओं को रोजगार के लिए भेजने से कतरा नहीं रहा है। इसका ताजा उदाहरण तो रूस है, जहां पर इस देश के प्रोफेशनल जाते हैं, सिर्फ वेतन ज्यादा मिल जाए तो वो कोई भी काम करने को तैयार हैं। पिछले दिनों ये रिपोर्ट भी आई कि कैसे आईटी प्रोफेशनल भी वहां पर जाकर उस सफाई के काम में जुड़े जहां उन्हें 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। यह परिस्थिति भारत के भीतर के बढ़ती हुई इकोनॉमी का प्रतीक है या फिर युवाओं के भीतर उठने वाले सवालों का प्रतीक है? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर जो हमने आपसे जिक्र किया, 53-54 करोड़ लोगों को अगर 33 लाख करोड़ बीते 11 बरस में बांट दिए गए हैं तो यह पैसा गया कहां? और ये युवा अपने पैर पर खड़े क्यों नहीं हो पाए? और दूसरों को एक भी रोजगार देते तो इस देश के भीतर कोई बेरोजगार नहीं होता। जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है एजुकेशन के तौर पर भारत के भीतर, उसका असर है कि तमाम मुश्किल हालातों के बीच इस बरस सबसे ज्यादा युवाओं ने हायर एजुकेशन के लिए भारत छोड़ा। और वो कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई जर्मनी चला गया, कोई ब्रिटेन चला गया, कोई न्यूजीलैंड चला गया। अमेरिका के भीतर संकट है, फिर भी वहां अप्लाई करने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं आई। वो तय कर रहे हैं कि हम कितनों को लेंगे, लेकिन हमारे यहां से जाने को लोग तैयार बैठे हैं। अब इन परिस्थिति में जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एजुकेशन है, जो स्किल डेवलपमेंट है, ये सिर्फ कहने की बात है क्या? इन सवालों का जवाब मौजूदा वक्त में देगा कौन? और अगर जवाब नहीं है तो क्या वाकई इसीलिए एनएसए को अब मैदान में उतरना पड़ा? और सिल्वर स्क्रीन पर रेंगते हुए डायलॉग की कोई आएगा? और अब जब वो आ चुका है तो वो कहां पर है? एनएसए को सामने क्यों आना पड़ा? वहां पर सन्याल एक भूमिका में है धुरंधर फिल्म में सिल्वर स्क्रीन पर, तो उनके जो डायलॉग दिए गए वही डायलॉग उन्होंने बोले। यहां पर भी क्या कोई डायलॉग दिए गए? क्या पीएमओ ने उनका भाषण लिख के उन्हें थमाया और दिया, जाके आप ये बोलिए? तो फिर सिल्वर स्क्रीन और हकीकी तौर पर मौजूदा परिस्थिति में अंतर क्या हुआ? सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म देख ली, सच्ची घटनाओं पर आधारित भाषण क्यों नहीं है? यह सवाल तो है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।